हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से आप सभी बहुत अच्छी तरीके से परिचित होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल। सेल का इसको ऊर्जा गृह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इनको ऊर्जा गृह? क्योंकि जो ऊर्जा का उत्पादन होता है हमारे शरीर में, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें ऊर्जा का क्या होता है? उत्पादन होता है। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? सेल का ऊर्जा गृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? परिभाषा हम देखते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव में, ठीक है, किसमें? यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं, बहुकोशिकीय सेल होते हैं जैसे कि हम हैं, उनके जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें अनेक छोटे गोलाकार कणिकामय एवं छड़ के आकार की रचनाएं पाई जाती हैं। इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। आपने इससे पहले कोशिका के स्ट्रक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया का छोटा छोटा स्ट्रक्चर बनाया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? कोशिका का कोशिकांग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका के अंदर पाया जाता है, इसीलिए ये क्या है? कोशिका का एक अंग होता है। हिस्ट्री देखते हैं हम। इसको सबसे पहले कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने 1850 में देखा था। इसके बाद फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने 1882 में इसका अवलोकन किया, मतलब इसको ऑब्जर्वेशन किया और इसको फिलिया नाम दिया। क्या नाम दिया इसको? फिलिया नाम दिया। उसके बाद अल्टमान वैज्ञानिक आए जिन्होंने 1890 में इसको सर्वप्रथम देखा और इस माइटोकॉन्ड्रिया को उन्होंने बायोप्लास्ट नाम दे दिया। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जितने भी जैविक क्रियाएं जो हमारे शरीर में होती हैं उन सभी को एनर्जी किससे मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया से ही एनर्जी प्राप्त होती है। तो जैविक क्रियाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसीलिए इसका नाम है बायोप्लास्ट। चलिए आगे हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। इनका जो वितरण होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। इसकी साइज यदि देखते हैं तो इसकी लंबाई होती है, इसकी जो कोशिकाओं में इसकी साइज जो है वो अलग अलग होती है, लेकिन अगर सामान्यतः इसकी जो लंबाई हम देखेंगे तो 0.3 म्यू से ये 40 म्यू तक हो सकती है। और इसकी चौड़ाई यदि देखते हैं तो 0.2 से, चौड़ाई मतलब इसकी जो व्यास मोटाई होती है वो 0.2 से 2 म्यू तक हो सकती है। इस प्रकार से ये माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई होती है। प्रत्येक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया अलग अलग प्रकार से होते हैं और इनका जो एनर्जी फॉर्मेशन करने का तरीका होता है वो भी अलग अलग होता है। जो कोशिकाएं जितने अधिक कार्य करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पर अधिक पाया जाएगा। जो कोशिकाएं कार्य ज़्यादा नहीं करती हैं वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है। इसका जो शेप होता है, आकार, वो अलग अलग होता है। एक तो तंतुमय होते हैं, कणिकाओं के रूप में भी पाया जाता है और छड़ों के आकार में भी होते हैं। इसकी अगर नंबर की बात करेंगे तो सबसे अधिक जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है वो है प्रोटोजोअन्स में। प्रोटोजोअन्स जो जीव होते हैं उनमें 5 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया उनकी कोशिकाओं में उपस्थित होती हैं। लीवर में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो होती है वो 500 से 1600 तक हो सकती है। ठीक है, समथिंग 1000 तक जो लीवर में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं, क्योंकि जो हमारा लीवर है वो मुख्य कार्य करता है हमारे शरीर में, इसलिए वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होती है? अधिक होती है और वहाँ पर वो जैविक क्रियाओं में एनर्जी का फॉर्मेशन करती है। इसके अलावा जो सी आर्चिन है, जो इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आता है, सी आर्चिन, उसका जो एग होता है उसमें 1,40,000 से 1,50,000 तक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो इनमें भी बहुत अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। जिस प्रकार जंतुओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है उसकी अपेक्षा प्लांट्स में माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो कम होती है। प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसी प्रकार जो जीवाणु होते हैं, तो जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, उनके स्थान पर उनमें मीजोसोम पाया जाता है जो उनमें एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। स्पर्म, शुक्राणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 20 से 24 तक होती है। आपने स्पर्म का डायग्राम बनाया था, तो स्पर्म जो है वो मूव करते हैं जिसके लिए उनको एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर 20 से 24 की संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। इसमें जो आपको दिख रहा होगा ये कोशिका है,
ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, कोशिका होती है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारी कोशिकाओं के अंदर में ही उपस्थित होती है और यहीं पर एनर्जी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो यहाँ पर ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही होगी, ये क्या है, इसका आउटर मेम्ब्रेन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक होता है आउटर मेम्ब्रेन और जो ये वाला जो मेम्ब्रेन आपको दिख रहा होगा जो कि एक उंगली के समान प्रवर्ध बना हुआ है, ये है इनर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर दो चैम्बर होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो आपको एक जगह दिखाई दे रहा होगा, तो ये क्या बना लेता है, एक आउटर चैम्बर बना लेता है। इसके अलावा एक ये वाला जो भाग है इनर मेम्ब्रेन के अंदर, ये क्या हो जाता है, ये इनर चैम्बर होता है। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर आउटर चैम्बर होता है और इनर मेम्ब्रेन के अंतर्गत इनर चैम्बर होता है। इस आउटर चैम्बर को पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, अंदर में उपस्थित होती है और अंदर में उपस्थित होकर ये नीचे की ओर धंस जाती है और धंसने के पश्चात यहाँ पर उंगली के समान क्या बन जाते हैं, प्रवर्ध बन जाते हैं। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन का क्या है, एक प्रवर्ध है। इस प्रवर्ध को कहा जाता है क्रिस्टी। क्या बोला जाता है, इसको क्रिस्टी कहा जाता है। इसके अलावा इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर में एक तरल द्रव्य भरा होता है जिसको कहा जाता है मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में बहुत सारे पदार्थ उपस्थित होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, डीएनए भी उपस्थित होता है, बहुत सारे एंजाइम्स भी उपस्थित होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इस मैट्रिक्स में, इस द्रव्य में बहुत सारे पदार्थ उपस्थित होते हैं। इसके अलावा इनमें आरएनए भी पाया जाता है इस मैट्रिक्स में। इसके अलावा ये जो आउटर चैम्बर जो है, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर में ये जो भाग होता है जिसको आउटर चैम्बर कहा जाता है, ये जो चैम्बर रहता है इसकी जो साइज होती है, मतलब इसका जो आकार होता है वो 60 से 80 एंगस्ट्रॉम ये चौड़ा होता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन्स, कोएंजाइम एवं इलेक्ट्रोलाइट्स भरे होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ये नीचे में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये एक क्रिस्टी का स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं कि क्रिस्टी इस समान क्या है, मुड़ा हुआ है, इसको क्रिस्टी कहा जाता है। तो ये जो क्रिस्टी का एक ब्रॉड स्ट्रक्चर है, क्रिस्टी, ये जो आपको दिख रहा होगा ये संरचना, ये क्या है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन यानी कि ये वाला भाग है। तो इसी भाग से क्रिस्टी क्या है, एक निकली हुई होती है। मतलब ये वाला भाग क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है, जो कि एक उंगली के समान मुड़कर क्रिस्टी का निर्माण करता है। इसी क्रिस्टी में ये जो इस प्रकार से संरचनाएं होती हैं, इस संरचना में ये जो आपको दिख रहा होगा ये छोटे छोटे सूक्ष्म कणों के समान संरचना दिखाई देते हैं। ये स्ट्रक्चर तभी दिखाई देता है जब हम इस माइटोकॉन्ड्रिया के जो क्रिस्टी वाला भाग है उसको जब हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से जब देखते हैं तब हमको ये जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देता है। तो इस क्रिस्टी में सूक्ष्म कण क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं। इन सूक्ष्म कणों को F1 पार्टिकल्स या इसी को ऑक्सीसोम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ऑक्सीसोम कहा जाता है। यहीं पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। इसके अलावा ये जो F1 पार्टिकल्स होते हैं, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, दो F1 पार्टिकल्स के बीच की जो दूरी होती है वो 100 एंगस्ट्रॉम तक हो सकती है। ठीक है, ये जो F1 पार्टिकल्स होते हैं, यदि इसका ब्रॉड स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। जो ऊपर फूला हुआ भाग दिखाई देता है वो हेड होता है। इसके बाद ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही होगी वो स्टॉक कहलाता है ना। और नीचे क्या रहता है, इसका बेसल भाग रहता है। ये क्या करते हैं, जो F1 पार्टिकल्स या कण होते हैं ये प्रोटीन, कॉर्टेक्स और फास्फोलिपिड्स का बना होता है। किसका किसका बना होता है, ये प्रोटीन, कॉर्टेक्स और फास्फोलिपिड्स से ये मिलकर बना होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का संवहन होता है। इसके अलावा इसमें जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है वो एंजाइम यहाँ पर उपस्थित होते हैं और इस F1 पार्टिकल्स में ही इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, संवहन होता है, जिस कारण से इन्हें इलेक्ट्रॉन संवहन कण भी कहा जाता है। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है ETP। ETP का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स। ठीक है, ये जो F1 कण होते हैं इन कणों में ATPase एंजाइम
उपस्थित होता है, जो क्या करता है, ऑक्सीकरण एवं फास्फोराइलेशन में मदद करता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं तो उसमें जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से ही हमको एनर्जी मिलता है। उस ग्लूकोज को विघटित करने का काम इसी क्रिस्टी या माइटोकॉन्ड्रिया में ही कंप्लीट होता है। तो ये जो क्रियाएं होती हैं ग्लूकोज को विघटित करके, उसमें बहुत सारे स्टेप के द्वारा वहाँ पर एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है और उस ऊर्जा का उपयोग हमारे शरीर में जो भी जैविक क्रियाएं होती हैं उसमें हम करते हैं। तो ये सभी क्रियाएं बहुत ही जटिल रूप से होती हैं। तो आपको यहाँ पर सिर्फ ये ध्यान देना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, भोज्य पदार्थ का जो ग्लूकोज होता है उसका ऑक्सीकरण करके ऊर्जा मुक्त किया जाता है। क्लियर है? यदि इसका हम एक केमिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं कि किस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में क्रियाएं होती हैं, तो जो ग्लूकोज रहता है C6H12O6, इस ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में शरीर के अंदर ऑक्सीकरण होता है। और एंजाइम्स की उपस्थिति में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, एनर्जी फॉर्मेशन में मदद करते हैं। इन एंजाइम्स की उपस्थिति में ये जो है 6CO2 + 6H2O और एनर्जी का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ये एनर्जी एडीपी के रूप में स्टोर रहती है और एटीपी के रूप में हमारे पूरे शरीर में जहाँ जहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहाँ वहाँ पर ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा पहुँचा दिया जाता है एटीपी के रूप में। तो इस तरीके से जो माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य होता है वो होता है ग्लूकोज से एनर्जी का फॉर्मेशन करना। आगे हम माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन देखते हैं। तो यहाँ भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। ये जो क्रियाएं होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही होता है। यहाँ पर सबसे पहले जो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का लाइसिस होना या नष्ट होना और उससे फिर एनर्जी का फॉर्मेशन, तो उसी को कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस। ये जो क्रियाएं होती हैं वो क्रेब साइकिल में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब साइकिल में कंप्लीट होता है। सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज का विघटन होता है। ग्लूकोज का विघटन होता है तो वह पायरुविक एसिड का निर्माण करता है। पायरुविक एसिड के ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप या ऑक्सीकरण के फलस्वरूप एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये जो है ये कहाँ पर होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है, जो द्रव्य भरे होते हैं वहाँ पर इस क्रेब साइकिल में ये क्रिया जो है वो कंप्लीट होती है। इसके पश्चात वहाँ पर फिर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, है ना। इसका मतलब होता है कि जो ऑक्सीकरण करना। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो ग्लाइकोलिसिस और पायरुविक अम्ल के जो ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, जिसकी वजह से 2 हाइड्रोजन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं और यहीं पर फिर किसका निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वह एटीपी ट्रांसपोर्ट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनता है, उसके बाद बनने के बाद ये जो एटीपी रहता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एकत्रित रहता है। उसके पश्चात जिस कोशिकाओं में एनर्जी का आवश्यकता होती है उन कोशिकाओं में इस एटीपी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये भी एक माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क होता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में विभिन्न प्रकार के वसा, जिसको लिपिड्स कहा जाता है, उसका भी निर्माण यहाँ पर होता है। तो इस तरीके से ये है माइटोकॉन्ड्रिया। आपके 11th क्लास के बेस से माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका ज़्यादा डिटेल तो नहीं पूछा जाता है। ये जो वर्क होते हैं ये आगे आपको विस्तार रूप से पढ़ना होगा।